आप सभी को नमस्ते। चलिए हम कर रहे थे ओडी के बेसिक्स और उन पर बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चंस। आगे करते हैं। आज का जो विषय है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी जर्नल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगी। ये कुछ इस प्रकार से होगी डी एन, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। एन यहाँ पे एक जर्नल फॉर्म में लिया गया है। एन के बजाय एक दो तीन कितने भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है जो आज हम पढ़ रहे हैं कि उसमें कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, AN आ जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे जो आपको x दिखाई दे रहा है ये फंक्शन ऑफ x होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया गया कि A1 A2 AN क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी है डी रेज टू द पावर एन, यानी एफ ऑफ डी जो है ना वाई को अलग निकाल लिया और अंदर का पोर्शन जो रह गया वो एफ ऑफ डी है। ये हमारा एफ ऑफ डी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जर्नल सॉल्यूशन पूछेंगे आपसे, आपसे इस तरीके का क्वेश्चन देंगे, इस फॉर्म का क्वेश्चन देंगे और जर्नल सॉल्यूशन पूछेंगे। जर्नल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस प्रकार से लिखा जाए वो हम सारा देखिए यहाँ पे बताऊंगी ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं और इस पार्ट में क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री फ्रॉम होता है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने ये बताया कि यहाँ पे नहीं होते हैं और यहाँ पे होते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब लेंगे हम इसका, तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑक्सिलरी में क्या होता है कि जो राइट साइड x था ना, उस x को हमने नहीं लेना है, सिर्फ हमने जो लेफ्ट साइड में है इक्वेशन उसी को लेना है और उसको इक्वल कर देना है, इक्वल टू 0, और d को हमने m पुट कर लेना है m, और यहाँ से इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर लेना। अब रूट हमें आते हैं निकालने, हमें एक इक्वेशन के रूट निकालने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। चलिए अब ये कुछ है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं और इसके साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा। देखिए ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आपका जर्नल सॉल्यूशन का पहला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसकी बात कर रहे हैं कि जब आपके रूट्स इक्वल आए, जब आपके रूट्स डिस्टिंक्ट आए, जब आपके रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स आए, जब आपके रूट्स जो है वो सर्ड रूट आ जाएं, तो आप कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो आप कैसे उसका जो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कैसे लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए यदि पहले में देखेंगे तो यदि आपका एक ही रियल रूट आ रहा है और वो रियल है तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए C1 ई रेज टू दी पावर m1x, ये ध्यान से देखना है, बिल्कुल ऐसे ही होता चला जाएगा इनको याद कर लेना है। C1 ई रेज टू दी पावर m1x। ठीक है, यदि आपके दो रूट आ जाएं और दोनों ही अलग अलग हों तो भैया दो हो जाएंगे, C1 ई रेज टू द पावर m1x प्लस C2 ई रेज टू द पावर m2x। यदि तीन हो तो तीन फंक्शन हो जाएंगे और यदि n हो तो n तक चले जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि आपके दो रूट इक्वल आ जाएं तब क्या करेंगे, यदि आपके दो रूट इक्वल आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये देखिए यदि आपके दो रूट इक्वल आ जाएंगे ना तो क्या करना है, C1, क्योंकि रूट तो एक ही है, मतलब दो रूट निकले दोनों ही इक्वल हैं तो e एक बार ही आएगा, और ये C1 प्लस में C2x, ऐसे लिखना आप C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर m1x। ठीक है, और वहीं अगर ये कह रहा है कि अगर दो रूट नहीं तीन रूट एक जैसे आ जाएं तब भी वही करना है। अब तीन बार लिख देना है इसको और x की पावर बढ़ती जाएगी, भले ही n रूट भी इक्वल आएंगे ना तो x की पावर बढ़ती जाएगी और लास्ट में x रेज टू द पावर n-1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तीन रूट इक्वल थे तो जो थर्ड टर्म है उसमें x की पावर कितनी आई, 2 आई ना, तो इस प्रकार से यदि n टर्म हो जाएगी तो यहाँ पे x की पावर आ जाएगी n-1। ठीक है, और बाहर एक ही आएगा e रेज टू द पावर m1x। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान में रखने की ये है कि ये होते हैं आपके इमेजिनरी रूट्स। क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स, और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए ना, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, और ये होते हैं आपके सर्ड रूट। यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है। तो अब क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं और जो सर्ड रूट होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं होगा कि सिर्फ अल्फा प्लस में आयोटा बीटा आ गया, नहीं भाई, अगर प्लस में आया तो फिर माइनस भी आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, चलिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए ना तो फिर आप कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। यदि आपका आ जाए ना तो आप कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, देखिए ई रेस टू द पावर ए एक्स। तो आप कैसे लिखिएगा कि ये देखिए कहाँ पे गया अपना, ये रहा। तो इसमें हम लिखेंगे ये जो अल्फा है ना, अल्फा यानी कि जो रियल रूट है, इसके दो पार्ट हैं, इस रूट के दो पार्ट हैं, एक तो रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ए की पावर में आ जाएगा रियल पार्ट, ठीक है, ई रेस टू द पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे C1 कोस बीटा एक्स प्लस में C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, यानी जो रियल पार्ट है ना वो ई के साथ लग जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो आपका कोस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स लग जाएगा। सर्ड रूट में सिर्फ एक ही चेंज आएगा कि उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा। ये देखिए ई रेस टू द पावर ए एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, कहाँ गया भाई, ये रहा, कोस हाइपरबोलिक एक्स अंडर द रूट, ये बीटा इसने पीछे ले लिया, कुछ नहीं होता, आप हाइपरबोलिक अंडर द रूट बीटा एक्स करना, हाइपरबोलिक अंडर द रूट बीटा एक्स करना। जैसे इसमें आपने लिखा था ना, इसमें आपने लिखा था ई रेस टू द पावर ए एक्स C1 कोस बीटा एक्स, इसमें क्या लिखा है ई रेस टू द पावर ए एक्स C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट बीटा एक्स। इसमें जो अंडर द रूट है ना ये यूं का यूं आएगा, अंडर द रूट बीटा एक्स। इसमें क्या है C1 कोस बीटा एक्स, इसमें क्या है C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट बीटा एक्स। बाकी भाई सारा सेम है। अगर यहाँ पे भी वही मेथड, अगर यहाँ पे आपके रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो फिर आपको C1 प्लस में C2 एक्स करके ही करना होगा। ये देखिए जब आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्वल आ जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए तो ये आपको कोस के आगे क्या लिखना है C1 प्लस C2 एक्स, साइन के आगे क्या लिखना है C3 प्लस C4 एक्स। ठीक है, C1 प्लस C2 एक्स और C3 प्लस C4 एक्स। ठीक है, चलिए अब हम जो है ये हमने ये स्लाइड हमने पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये देखिए पहले हम सिंपली करके देख लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना इसको हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे x नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम निकालते हैं, हमें इस x की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को हमने डी मान लिया, डी बाई एक्स को हमने डी मान लिया है, और फिर इस जो इसको इस तरीके से हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि डी बाई डी एक्स को डी मान लीजिए और वाई को आप बाहर निकाल दीजिए, वाई को आप बाहर निकाल दीजिए। और फिर ये इक्वेशन को, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि वाई का जो कोफिशिएंट होता है ना एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी होता है ना ये एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी को इक्वल टू 0 रख देंगे बस। अब ये थर्ड डिग्री की एक है ना इक्वेशन आ गई हमारे पास, और इसके हमें रूट्स निकालने आते ही हैं, तो इसके हमने रूट निकाल लिए, इसके हमने रूट निकाल लिए। तो फिर ये रूट्स आ गए आपके 1 -1 -2 और -3। बस अब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे अल्फा कितनी है -1, और हमने क्या पढ़ा था C1 ई रेस टू दी पावर अल्फा 1 एक्स प्लस में C2, क्योंकि डिस्टिंक्ट है भाई तो C2 ई रेस टू दी पावर ये हो जाएगा अल्फा 2x प्लस C3 ई रेस टू दी पावर अल्फा 3x। ठीक है, अल्फा 3x। ठीक है, ये हो जाएगा C1 ई रेस टू दी पावर अल्फा 1x अल्फा 2x अल्फा 3x, और अल्फा 1 कितना है -1, अल्फा 2 -2 अल्फा 3 -3। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखें यहाँ पे ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब आपको x जो है, जब आपको ये देखिए ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालोगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने सीख लिया कि हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल उसी का निकलेगा जिसमें जो राइट साइड x है ना,
एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो दिया हुआ होगा तो ही पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो इसका कैसे निकाल लोगे आप, इसका कैसे निकाल लेंगे हम, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए आप कि एफ ऑफ डी हमारा है डी माइनस एल्फा, ठीक है, और एक्स कोई एक्स का फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो आपके पास ये होगा, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको वन अपोन में एफ ऑफ डी इंटू एक्स करना पड़ेगा। और मान लीजिए हमने कर भी दिया, इस निचले वाले में देखिए, तो इसको इस फॉर्मूले में आपको खोलना होगा, और इसकी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हम जब हमारे पास e की पावर ए एक्स होता है, साइन ए एक्स होता है, तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा हम काम करते हैं। चलिए, तो इसमें आप क्या करिएगा, यदि यहाँ पे देखो d माइनस एल्फा है, तो ये जो माइनस वाला निशान है ना, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और d प्लस एल्फा है तो ये जो है एल्फा अंदर वाला प्लस रहेगा और बाहर वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि एक ई रेस टू द पावर एल्फा एक्स बाहर है, एक ई रेस टू द पावर एल्फा एक्स अंदर है, और ये जो फंक्शन है एक्स ये अंदर वाले के साथ, मतलब ये फॉर्मूला है भाई। अब फॉर्मूले को तो क्या ही मतलब एक्सप्लेन करें, फॉर्मूले तो हमें याद ही करने पड़ते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला है खोलने का कि आपको ये जो है करना है, ठीक है, तो ये क्या है करना है। चलिए, बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे माइनस है तो अंदर भी माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो फिर अंदर भी प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर भी, यहाँ पे माइनस है तो अंदर भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो अंदर भी प्लस। और फिर ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों जो है ना, एक बाहर एक अंदर है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस रखना है, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस रखना है। चलिए, अब इस स्लाइड में हम आ गए हैं, हम केस नंबर 1। इस प्रकार से हम ये मेथड्स पढ़ रहे हैं कि आपके पास ये देखो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई टाइप नहीं है, एक ही वो बता दिया कि कैसे करना है आपको। आप क्या करेंगे, आप डी की फॉर्म में उसको लिखेंगे, आपके पास कितनी भी डिग्री की इक्वेशन आएगी, जितनी डिग्री की होगी ना भाई उतने ही रूट्स आ जाएंगे फिर आपके पास। फिर भाई वे रूट्स का नेचर कैसा है, वो इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं कि सर्ड हैं, उसके अनुसार जो है हमने देख लिया कि हम कैसे लिखेंगे, है ना, हमने वो टेबल देख लिया, हमें वो टेबल याद है तो हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। मेन जो दिक्कत की बात है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में है ना हम ये टाइप पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1 केस नंबर 2 इस प्रकार से, बस फिर आपका ये टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या है कि यदि आपके पास x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x है और एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यदि x जो है वो ई रेस टू द पावर ए एक्स है और एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये देखिए एफ ऑफ 1/d, एफ ऑफ 1/d ई रेस टू द पावर ए एक्स है ना, तो कुछ नहीं करना, डी में उठा करके ए रख देना है, ए रख देना है। लेकिन अगर ये केस फेल हो जाए, यानी कि एफ ऑफ ए जो है वो जीरो है, तब क्या करें, तब भाई ये करना है कि मान लीजिए एफ ऑफ ए जीरो हो रहा है, मान लीजिए एफ ऑफ डी है ना हमारा, वो डी माइनस ए की समथिंग कुछ ना कुछ पावर है ना, तो इसमें जैसे ही डी की जगह पे आप ए रखेंगे तो आपका जीरो आंसर आएगा। तो इस केस में हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि x रेस टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल ई रेस टू द पावर x कर देंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है ना वो डिग्री है, यहाँ पे जितना n होगा ना उतना ही हमें x के ऊपर लिखना है, इनके फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद हमने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेना है। ये देखिए हमने क्या किया, हमने वही किया कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, हमने ऑक्सिलरी रूट निकाल ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू जो है रूट्स निकाले, फिर हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं। तो ये आगे भी हमारी वैल्यू, क्योंकि हमने एफ ऑफ डी था ना, ये एफ ऑफ डी में हमने ए कितना है 5, एफ ऑफ डी में हमने जब 5 डाला है तो वो जीरो नहीं आया, तो बस हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन वहीं अगर इसकी जगह पे ये जो एफ ऑफ डी है ये नीचे वाला होता ना, ये होता, तब ये एफ ऑफ ए जो है वो जीरो आ गया होता, ये एफ ऑफ ए जो है जीरो आ गया होता। तो इस केस में हमने क्या करना है, क्योंकि एफ ऑफ डी की डिग्री कितनी है 2 है, तो हमें एक्स को एक्स की पावर लिखना है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर 2 और बाई जो है 2 का फैक्टोरियल और ई रेस टू दी पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 2 रखनी है और 2 फैक्टोरियल, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, केस नंबर 2 में क्या करना है, केस नंबर 2 में ये करना है कि वैन x इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कोस ए एक्स हो, जब ये x जो है ना वो या तो साइन ए एक्स है या फिर कोस ए एक्स है, दोनों ही फॉर्म में हमें एक ही काम करना है। वो क्या करना है, वो ये करना है कि ये जो
डी है ना, डी का स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस ए का स्क्वायर रख देना है, माइनस ए का स्क्वायर रख देना है, ठीक है। तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, वही पिछले वाली कंडीशन है कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि जीरो हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर वो जीरो हो गया ना तो फिर ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। आप ऐसा करना कि यदि साइन का केस है, यदि साइन का केस है तो आप लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स। देखिए अब इसको खोलने बैठेंगे तो हर फॉर्मूले को हम नहीं खोल पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को हमें याद ही रखना पड़ता है कि इस केस में अगर ये जीरो आ जाएगा तो हमें इस तरीके से इसको हैंडल करना है। और अगर कोस का आ जाए ना, कोस के केस आ जाए तो कोस के केस में यहाँ पे प्लस आएगा, साइन के केस में माइनस आएगा और कोस में बदल जाएगा, जबकि कोस के केस में प्लस आएगा और वह साइन में बदल जाएगा। एक्स अपॉन में 2a साइन ए एक्स, बस ये फॉर्मूला है, याद करना है बस इसको, ठीक है। तो भाई ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी लिख दूं कि कोस हाइपरबोला क्या होता है। तो कोस हाइपरबोला एक्स की वैल्यू क्या होती है, कभी कभी काम आ जाती है। कोस हाइपरबोला एक्स की वैल्यू होती है ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए अब यदि तीसरा केस हम अगर पढ़ेंगे, हम अगर तीसरा केस हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें है आपका, उसमें जो है आपका वो है वैन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम, ठीक है, वैन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम। तब यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है हमारे पास 1/f(d) और यहाँ पे होना चाहिए एक्स की रेस टू दी पावर m। हमने क्या करना है, इस f(d) को ना कुछ इस प्रकार से बना लेना है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म होनी चाहिए 1 प्लस माइनस यहाँ पे कोई फंक्शन होना चाहिए d का, कोई भी फंक्शन हो सकता है d का, और उसकी समथिंग कुछ ना कुछ पावर, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऊपर लेके गए तो ये नेगेटिव बन गई। बस अब वो जो बायनोमियल जो थ्योरम से हम फॉर्मूले को खोलते थे ना, अब वही अप्लाई इसके अंदर कर देंगे। अब x के इसमें यही मेथड काम आने वाला है, यही मेथड, जब आपका x की पावर m हो तो आपका यही मेथड काम आएगा। जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये चार है ना, ये चीज़ें ये याद रख लो, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा के भी खोल सकते हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली याद करना भी बहुत ही सरल है, तो इनको हम डायरेक्टली ही याद कर लेंगे, ठीक है। हर चीज़ को आप जो है पेपर में खोलने नहीं बैठ जाओगे, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वहाँ पे। चलिए ये देखिए 1 प्लस एक्स, ये यहाँ पे ध्यान बस एक ही चीज़ का रखना है कि यहाँ पे प्लस हो और ऊपर माइनस हो तो फिर जो आपकी टर्म्स है ना वो अल्टरनेटिवली चलेंगी, ये अल्टरनेट फॉर्म में चलेंगी। लेकिन यदि यहाँ नीचे भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो फिर सारी की सारी ना प्लस हो जाएंगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि यदि यहाँ पे पावर -1 है तो सीधा आपने लिखना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 3। लेकिन यहाँ पे अगर पावर 2 है, ठीक है, तो फिर ये ऐसे चलेंगी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब क्या है कि ये बहुत ही सरलता से याद किया जा सकते हैं, इनको आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, ये देखिए अब ये क्या है भाई, ये है हमारा, ये क्या है, ये अपनी जो एफ ऑफ डी है ये हम करके दिखाने वाले हैं इस टाइप को। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ना फैक्टराइज नहीं हो रही है ये इक्वेशन, तो हमें रूट निकालना तो आता ही है। m इज इक्वल टू माइनस बी, वो डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हमने देखा हमारे रूट्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट्स का भी हमें तो लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ई रेस टू द पावर एल्फा एक्स, एल्फा कितना है -1 ब्रैकेट c1 कोस बीटा एक्स, बीटा कितना है 1 प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए
अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात आ गई है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, ये है 1/d² प्लस 2d प्लस 2 और x का स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था कि इसमें हमें कुछ ऐसी फॉर्म लेके आनी है 1 प्लस वाली, 1 प्लस एफ ऑफ डी और उसकी कुछ ना कुछ पावर हो। तो हमने देखा हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारी वही फॉर्म बन रही है। ठीक है, बन रही है भाई। अगर 2 को आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो आपका आपका ये आ जाएगा। ठीक, आपका ये आ जाएगा। अब इसको ना उठा के, इसकी पावर 1 है ना यहाँ पे, तो इसकी पावर 1 है यहाँ पे, और इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखो इस पूरे को ना मैंने इस पूरे को जो है, इस पूरे को मैंने x कंसिडर कर लिया कि 1 प्लस एक्स और उसकी पावर -1। अब आप खोल सकते हैं कैसे चलेगी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, कुछ ऐसे चलेगी। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइन जो है यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन हमें कहाँ तक लेनी है, हमें अपनी इसकी कैपेसिटी को देख लेना है। ये है अपना x की पावर 2, यानी कि इसका पहला डेरिवेटिव लोगे तो 2x और इसका दूसरा डेरिवेटिव लोगे तो 2 और तीसरा लेने जाओगे ना तो खत्म ही हो जाएगा, इनकी कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके 2 ही डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे और आगे की जो टर्म्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हमने जो है वही काम किया है कि 1 माइनस एक्स है, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन हो गया। अभी इस एक्स को स्क्वायर को अंदर ले आएंगे, बस जहाँ तक ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना वहाँ तक इसके टर्म्स लेंगे और इसका फाइनल सॉल्यूशन ये आपका ये आ जाएगा। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या करना होता है, देखिए टाइप नंबर 4 में जो है, एक मिनट चाहिए। ठीक है, यस। टाइप नंबर 4 में क्या करना होता है, टाइप नंबर 4 में ये देखिए यहाँ पे भाई दो दो चिपके हुए मिलेंगे, दो दो चिपके हुए मिलेंगे, मतलब एक्स कैसा होगा आपका, कुछ ऐसा दिखाई देगा e⁻⁴ इंटू में v, और v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। ठीक है, तब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, देखिए बहुत आसान है, कैसे निकाल लेंगे। इस e की पावर ax को ना हम साइड में आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, e की पावर ax को है ना आप राइट साइड में ले जाओ और बस d की जगह पे ना इसकी जो a है ना उस a को जोड़ना है बस। देखिए e⁻⁴ इसको साइड में लेके चले गए और d को क्या लिखना है, बस d को लिखना है d+a। ये a क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है ना ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, चलिए। अब बस यही काम करना और v को अब इसको संभालना तो आपको आता ही है, हमने सीख लिया कि v यहाँ पे कुछ भी होगा तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और e⁻3x आ गया, तो हमने देखिए क्या किया, हमने क्या किया है, इसको साइड में कर दिया। इस e⁻3x को साइड में करने का क्या तरीका है, d की जगह पे फिर हमने क्या किया है, d+3 कर दिया, d+3 कर दिया। ठीक है, तो d+3 कर दिया, बस फिर अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये आ गया, ये आ गया भाई हमारा। उसके बाद हमने क्या किया है कि वही ये एक्स स्क्वायर है ना, और इसको हैंडल करने के लिए तुम्हें 1 प्लस एफ ऑफ डी और इसकी पावर समथिंग। ठीक है, तो वो करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी ना, हमें ये करनी पड़ेगी 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी और इसकी पावर समथिंग एन, कुछ इस प्रकार से ये हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसमें से क्या किया है, 2 बाहर लेना चाह रहे थे, लेकिन 2 की तो पावर है ना ऊपर, तो 2 की बजाय कितना बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार से हमने 1 प्लस एफ ऑफ डी कर दिया, उसकी पावर ऊपर लेके चलेगी। और सेम प्रोसेस है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट किया है, बिल्कुल सेम, कि एक्स की स्क्वायर जो है ना इसकी कैपेसिटी को देख लेंगे कि कहाँ तक इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक, और वहाँ तक ही हम वो टर्म लेंगे, बाकी टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्स का स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो केवल d² तक ही हो सकता है। उसके बाद अगर आप d3 लोगे ना तो वो इसको 0 बना देगा, तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जहाँ तक फॉर्मूले में d का स्क्वायर आ रहा होगा ना तो वहीं तक लेंगे और उसके आगे के टर्म्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बस यही है इसमें मेथड, आप करके देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये आपका क्या है, हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए।
अब है ये टाइप नंबर केस नंबर 5, केस नंबर 5, ठीक है। ये देखिए अब ये पंगा क्या हो गया, अगर ई होता ना तो हम उसको खिसका देते डी को डी प्लस ए में करके, लेकिन यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होकर के आ गए हैं और उसमें से एक फंक्शन एक्स है और दूसरा कोई और फंक्शन है, और कोई और की बजाय यदि यहाँ पे साइन एक्स है, साइन ए एक्स है और कोस ए एक्स है, तो फिर तो हमको जुगाड़बाजी करके उसको ई रेज टू द पावर एक्स की फॉर्म में ले आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे यदि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है वो साइन एक्स और कोस एक्स ना हो करके वो कोई और फंक्शन है एक्स का, तब ये फॉर्मूला याद करना है भाई। क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। ये आपको फॉर्मूला वहाँ पे लगा देना है, ये फॉर्मूला कि 1/f(d) एक्स वी है मान लीजिए। तो देखो याद करने का तो सिंपल ही तरीका, कुछ ऐसा नहीं है इसमें फॉर्मूले में। देखो पहले तो इस 1/f(d) को दोनों के बीच में ले आएंगे, है ना, दोनों के बीच में ले आएंगे। बस फिर कुछ नहीं करना, फिर डेरिवेटिव ले लेना है इसका, इसका जो 1/f(d) है ना इसका डेरिवेटिव ले लेना है, और v को ऐसे कैसे इसके साथ मल्टीप्लाई में रखना है, बस ये फॉर्मूला है ऐसे। और इसको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन लेकिन यदि जो है ना एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में अगर साइन एक्स कोस एक्स टाइप का होगा, तो हमें पता है एक चीज़, हमें क्या पता है कि ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स को हम कैसे लिखते हैं, कोस ऑफ ए एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ ए एक्स, ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हमें भी तो बताना, अगर सिंपल कोस ए एक्स है तो ये इसका रियल पार्ट मान लेंगे, अगर सिंपल साइन ए एक्स है तो हम इसका ये इमेजिनरी पार्ट मान लेंगे। यानी कि हमने जब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खोला है ना, तो इसके दो पार्ट हैं। अब दो पार्ट कौन से हैं, ये तो भाई इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे कि क्या हमें चाहिए है, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको है ना हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा पहला तो आपका इजीली हो जाएगा, अभी कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, आपके रूट्स है ना, इस बारी भी आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है ही नहीं, तो आपने क्या लिखा, हमने लिखा ई रेज टू दी पावर 0x, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है इसके अंदर। फिर c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने क्या करा है, ये सॉरी, उसके बाद हमने क्या किया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम आ गए हैं। अब हमने देखा यहाँ पे साइन एक्स है, और साइन एक्स जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जबकि कोस एक्स जो होता है ना वो रियल पार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो हम इमेजिनरी पार्ट का निकाल रहे हैं। फिर आपने साइन एक्स की जगह पे, आप साइन एक्स की जगह पे हमने लिख दिया ई की पावर आयोटा एक्स, क्योंकि ई की पावर आयोटा एक्स को खोलोगे तो वो आ जाएगा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और उसके आगे अगर आपने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया ना तो सिर्फ साइन एक्स को उठाएगा वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो अपना कंप्लीट काम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद वही कि ई की पावर आयोटा एक्स को साइड में हम करना आता है हमें, कि हम डी को क्या लिख देंगे, डी प्लस आयोटा लिख देंगे, और जब डी को डी प्लस आयोटा लिख देंगे तो अब हमारा काम हो गया, क्योंकि अब ये एक्स है। अब जो राइट साइड में बच गया ना वो सिंगल एक्स बच गया, यहाँ पे सिंपल एक्स बच गया, और इसके लिए हमने कौन सी फॉर्म बताई थी कि 1+f(d) और उसकी पावर n, और उसको ऊपर ले आएंगे तो -n हो जाएगा। बस इसको फिर सॉल्व कर देंगे। और x की तो सबसे बढ़िया बात क्या है, x के लिए तो एक ही डी काफ़ी है, एक ही डी काफ़ी है, क्योंकि जो जैसे ही डी का स्क्वायर करेंगे ना तो वो इस x को 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0। तो आपने जो है इस फॉर्म में यही ध्यान रखना कि इसका डेरिवेटिव आप जो है ना कहाँ तक ले सकते हो, डेरिवेटिव आप इसका कहाँ तक ले सकते हो, क्योंकि वहाँ तक ही हमने टर्म्स को लेना, बाकी टर्म्स को हमने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं किया गया, बस इसको ना मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। यदि आप करके देखेंगे और आपसे ना हो तो आप देख लेना, ठीक है। अदरवाइज सिंपल ही कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसा करते हुए जो है ना लास्ट में देखो, हमारा लास्ट में ये आ गया। अब कैसे इमेजिनरी पार्ट था तो हम कैसे उठाएंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये है इसका समझने वाला लास्ट पार्ट, ये है देखो यहाँ पे। तो हमने देखा, हमने टोटल सॉल्व कर लिया। जब हमारे यहाँ पे ई एक्स था ना, ये ई एक्स था ना, ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स, इसके जगह पे हमने लिख लिया कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। अब हमने अंदर ले जा करके ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब अंदर है ना सिर्फ आयोटा वाले टर्म्स उठाना, आंसर के अंदर हमारा ओरिजिनल जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1/8 और फिर आपने क्या उठानी है, सिर्फ ना इसका इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला पार्ट उठा लेना, बस वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए यहीं तक थी आपकी, और इस प्रकार से जो है ओडी का
जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कल इसकी दो छोटी छोटी और भी टाइप्स रह गई हैं, मतलब वो है होमोजीनियस वाली रह गई एक, तो जिसको आयलर इक्वेशन बोलते हैं, कोशी आयलर इक्वेशन, और एक लीजेंडर फॉर्म रह गई आपकी। लीजेंडर फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, लीनियर इक्वेशन का ये वह भी, और उसमें भी कांस्टेंट कोफिशिएंट ही रहते हैं। ठीक है, तो ये दो करेंगे और हम जल्द ही इसको निपटाने वाले हैं, जल्द ही इसको निपटाने वाले। चलिए, थैंक यू।